हाय एवरीवन। कल तक हम लोगों ने डोमेन, रेंज और इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस के बारे में सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया है। अब मेरे को नहीं लगता है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन रेंज का या डोमेन का कभी भी गलत होना चाहिए। दो पॉइंट्स आप हमेशा याद रखें। पहला कि कभी भी कोई क्वेश्चन में मॉडुलस दिखाई देता है तो डिफाइन कर दो उसको केसेस बना के। केस 1 मॉड के अंदर का मसाला पॉजिटिव, केस 2 मॉड के अंदर का मसाला नेगेटिव। खत्म। डिफाइन करने के बाद आप सॉल्व करो। दूसरा, आपको अगर जीआईएफ दिखता है तो जीआईएफ को भी आप हमेशा डिफाइन कर दो, है ना। अब वो डिफाइन कैसे करना है, इट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस की। ठीक है, तो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से पहले अपन क्या देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, एक बहुत मिनी टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन। समृद्धि। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन। हाँ जी, देखिए पहली बात आप मेरे को ये बताइए, जल्दी जल्दी जवाब देना है ना। आपके सामने अगर मैंने ये मैपिंग लिखी, इफ दिस इज द मैपिंग दैट आई राइट इन फ्रंट ऑफ यू, इज इट अ फंक्शन और नॉट? ये फंक्शन है या नहीं है? ये है फंक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दो डॉट छोड़ देता हूँ, क्या अभी ये फंक्शन है? हाँ, अभी भी ये फंक्शन है। अच्छा, अब ये दूसरा वाला देखिए, क्या ये फंक्शन है? नहीं सर, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एक के दो लफड़े हुए। इसको है ना, एक के दो लफड़े को आज अपन थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझते हैं। होता क्या है, इधर वाले में आता है इनपुट, फर्स्ट सेट में आता है इनपुट, सेकंड सेट में आता है आउटपुट। फर्स्ट सेट में क्या आता है, इनपुट, सेकंड में आता है आउटपुट। मतलब यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ इनपुट डाला होगा। लेटस से ये इनपुट x1 होगा, ये इनपुट x2, ये इनपुट x3 और ये इनपुट x4। ठीक है, और ये आउटपुट्स है y1, y2, y3, y4 एंड y5। ठीक है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं पैरेलली, बहुत मुश्किल बात नहीं समझा रहा हूं मैं। ये तो मैपिंग हो गया है ना, ये मैपिंग हो गया। आप सेट मैपिंग से देखकर आराम से बता सकते हो कि फंक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन ग्राफ देखकर कैसे बताओगे कि फंक्शन है या नहीं? अगर मैं आपको ग्राफ दे देता हूं, कोई भी फंक्शन का, पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ देता हूं, या कोई भी कर्व देता हूं, मैं फंक्शन बोलता ही नहीं हूं, चलो एक कर्व दे दिया, क्या वो फंक्शन है या नहीं है कैसे बताओगे? तो उसका तरीका क्या रहेगा वो अपन देखते हैं। सबसे पहली बात तो लेट अस से कि मैंने आपको ये वाला फंक्शन दिया है, ये मैंने आपके सामने ग्राफ बना दिया, फर्स्ट ग्राफ, एंड सेकंड ग्राफ मैंने आपके सामने कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, ओके। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पहले आप दिमाग लगाएं, फिर मैं आपको बताता हूं कि सोचना कैसे। इन दोनों में से कौन सा कर्व फंक्शन है और कौन सा कर्व फंक्शन नहीं है? लेफ्ट वाला फंक्शन होगा, राइट वाला नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाले में एक x पे एक ही y की वैल्यू आ रही है। एकदम सही। यहाँ पर एक x पे दो दो y आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक इनपुट पे दो आउटपुट। मतलब एक के दो लफड़े जो होते हैं ना, वो एक्चुअल में ग्राफिकली कैसे दिखता है कि यहाँ पर आपके पास कोई भी इनपुट ले लो, आपको उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा एक ही आउटपुट मिलेगा, ये। ठीक है, तो आपने अगर x1 लिया तो लेटेस्ट से आपको y1 ही मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा y नहीं मिलेगा। लेट से आपने x2 लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो y मिलेगा वो ये y2 ही मिलेगा। ठीक है, आपने अगर x3 लिया तो भी आपको y3 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप x1 लेते हो कोई इनपुट, तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट ऊपर मिल सकता है क्या, मिलेगा, और नीचे एक आउटपुट मिलेगा। तो ये तो वैसी वाली बात होगी ना कि एक ही इनपुट पे दो दो आउटपुट आ गए, एक इनपुट पे दो दो आउटपुट आ गए। अच्छा, तो ये तो फंक्शन नहीं हुआ। तो सर ये क्या है फिर, व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपली अ कर्व। यू वोंट कॉल इट एज अ फंक्शन, आप इसको सिंपल एक कर्व बोल दोगे। समझ में आ रहा है? तो आपको एक चीज समझ में आया कि ये वाला जो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया था, दिस इज द ग्राफ ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला इज नॉट अ फंक्शन।
राइट। अच्छा चलो एक और पैराबोला बनाता हूं मैं आपके सामने, दिस पैराबोला नाउ। टेल मी बेटा, क्या ये फंक्शन है? और एक एलिप्स बना लेते हैं, है ना? तो बताइए कौन सा यहाँ पे फंक्शन है? पहला वाला ग्राफ फंक्शन है या नहीं? यार पहला वाला आप है, कोई भी दूसरा इनपुट वाला डालो। नहीं है। सॉरी, थोड़ा जोर से बोलना। पहला वाला है, दूसरा वाला नहीं है। पहला वाला है, दूसरा वाला नहीं। ओके, मैं माइक लगा लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए। देखो ये तो अपने को है ना थोड़ा सा देखना मुश्किल हो जा रहा है, आप लोग फिर भी जज करके बता दे रहे हो, लेकिन इसका एक तरीका होना चाहिए। क्या जो होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? आई थिंक अभी आपको आवाज थोड़ी सी बेटर आएगी। जस्ट फिक्स इट। हाँ भाई, तो पहले वाले में देखिए क्या है कि आपने अगर कोई भी इनपुट डाला तो उसमें आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, y1। मान लो आपने कोई और इनपुट डाला x2, तो उसमें आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, y2। आपने अगर कोई भी इनपुट डाला x3, तो उसमें आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, y3। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक इनपुट डालोगे तो उसमें दो दो आउटपुट मिलेगा, है ना? अच्छा, ये जो चीज मैं कर रहा हूँ इससे बचने का एक तरीका होता है। जैसे कि ये x1 डाला मैंने, यहाँ पे आपको एक आउटपुट यहाँ मिल जाएगा और एक आउटपुट नीचे भी मिलेगा, तो दो दो आउटपुट मिल गया, मतलब एक इनपुट पे दो आउटपुट, मतलब एक के दो लफड़े हो गए। इसको अपन कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। ये जो टेस्ट में कर रहा हूँ इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है? और इसको करने का एक तरीका होता है, वो होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। सर x3 y1 से भी कनेक्ट हो सकता है ना? x3 y1 से कनेक्ट हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल हो सकता है, आपको करके बताऊं मैं? देखो ये x3 ले लेते हैं कुछ ऐसा सिमेट्रिकली, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूँ कैसे। ये मान लीजिए थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, ये लाइक दिस, ओके? तो ये मान लीजिए x3 y1 से कनेक्ट हो गया, ओके? ये कहना चाह रहे हो ना आप? एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। हाँ, तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे दो x के एक लफड़े, एक के दो नहीं होने चाहिए, दो के एक हो सकते हैं, समझ रहे हो? अरे ये वाली चीज देखो ना, ये फंक्शन है ना, दो के एक, दिस इज फंक्शन, बट एक के दो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे x1 और x3 दो अलग अलग इनपुट्स है, और इन दोनों का जो मैपिंग है वो किसी एक के साथ हो रहा है, y1 के साथ। इट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। दो के एक लफड़े चलते हैं, एक का दो लफड़ा नहीं चलता है, ठीक है? मतलब सिर्फ मैथ्स की दुनिया में है ना, रियल दुनिया में दोनों ही नहीं चलता है। खैर, आप समझ गए होंगे बात को। तो आपका जो डाउट था वो ये था कि x3 और x1 का दोनों का सेम मैपिंग हो गया तो भी क्या फंक्शन कहलाएगा? यस। तो इसको अगर अपने को टेस्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट। 4 ग्राफ बनाता हूँ मैं, आपको एक बार में एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ कि वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब होता है कि जो भी आपके पास ग्राफ हो, जो भी ग्राफ हो, वट एवर द ग्राफ इज, फर्स्ट वन वॉज दिस वन, राइट? सेकेंड was this one, a parabola. Third was this vertical parabola, sorry, horizontal parabola. और फिर ये vertical parabola, and fourth was ellipse. ठीक है? डायग्राम पे आप मत जाइएगा, आप बनाते जाओगे। क्या करो, आप हमेशा एक वर्टिकल लाइन खींच दो, और वो वर्टिकल लाइन इस तरह से खींचो कि try to draw it in a way that it can intersect the curve in maximum point possible, maximum possible point। जैसे कि अपन ने ये खींचा वर्टिकल लाइन, तो कितनी भी वर्टिकल लाइन खींच दो, ये एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो मतलब ये फंक्शन है, खत्म। जैसे यहाँ पे खींचा, ओ हो एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट, मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला जो इनपुट होगा, देखो देखो ये वाले इनपुट पे आपको दो दो आउटपुट मिल सकते हैं, मिल सकते क्या, मिलेंगे, है ना? तो एक के दो लफड़े हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर आप वर्टिकल लाइन खींचो कितना भी, एक ही पॉइंट मिलेगा आपको हमेशा। एक पॉइंट कहाँ पर, कर्व पे, देखो ये पॉइंट कर्व पर है, ये पॉइंट कर्व पर है, ये दोनों पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन।
यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज इंटरसेक्टिंग ऑल द वर्टिकल लाइंस, कितनी भी बना लो सब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, सो दिस इज डेफिनेटली अ फंक्शन। ओके, यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाओगे तो आपको फिर 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक ये, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, दिस इज अ फंक्शन। आई होप इतना क्लियर होगा, ये बहुत इजी चीज है, मुश्किल नहीं है। पहले तो अपन ने आइडेंटिफाई करना सीखा कि फंक्शन क्या होता है। हम लोगों ने मैपिंग डायग्राम से जो आइडेंटिफिकेशन सीखा था वो फर्स्ट डे ही सिखा दिया था मैंने आपको, बट व्हाट हैज हैपेंड? अच्छा वो अच्छा ठीक समझा, ट्रांसलेट वगैरह कुछ हो गया शायद, कन्वर्ट या फिर, चलो हटाओ जो भी है। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब ड्रॉ वर्टिकल लाइन, draw a vertical line that is perpendicular to the x-axis. If that line intersects the curve, if that line intersects the curve in more than one points, more than one points, the curve represents a function. Okay, more than, if curve मैंने कुछ उल्टा, more than one points the curve does not represent I mean. ओके, प्लीज राइट डाउन। जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको वो चीज़ ये है सिंपल सी। एक्चुअल में ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये स्टेट बोर्ड की बुक में गिवन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में तो आनी चाहिए आपको। बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, स्टेट बोर्ड वालों से पूछ सकता है। अब देखो मैं आपको यही समझा रहा हूँ, कोई भी ग्राफ फंक्शन है या नहीं है उसका सिंपल तरीका है, ऐसा वर्टिकल लाइन खींचो, एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करे तो फंक्शन नहीं है, एंड ऑफ द स्टोरी। कोई भी एक वर्टिकल लाइन, जैसे यहाँ पे मैंने तीन खींची, तीन खींचने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको बता रहा था कि यू कैन ड्रॉ एन नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, लेकिन सबके सब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे लेकिन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, आई होप आपने यहाँ पे लिख लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ना 2 तरह के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे तरह के अपन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले 2 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन। एक पढ़ेंगे 1 1 और मेनी 1। तो लिखिए 1 1 फंक्शन क्या होता है। 1 1 फंक्शन, ठीक है, बहुत 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 अत्यधिक इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भी है, बहुत ज्यादा इजी। 1 1 फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है, मार्केट में चलता है, जो बहुत चलता है, इंजेक्टिव मैपिंग। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। तो 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव मैपिंग। देखो सिंपल सी बातें हैं, अंग्रेजी में जो लिखना है वो अपन लिखते रहेंगे, पहले हिंदी में समझ लो उसमें, समझिएगा हिंदी में। ऐसा फंक्शन जिसमें हर इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट हो, या फिर हर इनपुट की यूनिक मैपिंग हो। जैसे कि ये वाला इनपुट जो है इसकी मैपिंग ये है, ये वाले इनपुट की मैपिंग ये है, ठीक है। मतलब हर इनपुट की जो इमेज है वो यूनिक होगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि 2 इनपुट्स की सेम इमेज हो जाए, समझ में आ रहा है। 2 इनपुट की अगर सेम हो जाएगी इमेज, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेनी
वन, मैनी वन हो जाएगा ये। बहुत सारे लोग एक पर मैप कर रहे हैं तो मैनी वन, बड़ा नाम से ही अच्छे से समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैपिंग क्या होनी चाहिए? एक से एक मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए बस, ठीक है। लिख लो भाई इसको। अंग्रेजी में लिखवा दो क्या? लिख लेंगे यार, अंग्रेजी के पीछे मत भागो। तो ये फंक्शन जो है वो डेफिनेटली वन वन मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो वन वन मैपिंग होती है उसको अपन इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। या तो वन वन फंक्शन बोलो या वन वन मैपिंग बोलो, इंजेक्टिव फंक्शन बोलो या इंजेक्टिव मैपिंग बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। देखो यार इसका इरेजर कहाँ गया? एक मिनट रुको, है ना, शाम तक आते आते ये बेचारा पागल हो जाता है। ठीक है, देखो अभी मैं आपको बता रहा था ना कि जो वन वन मैपिंग होती है इसका एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं इंजेक्टिव। इसको आप ऐसे समझ लो, हर एक डॉट पे इंजेक्ट हुआ है, ठीक है, एक से एक इंजेक्शन हुआ है। देखो आप इसको इस तरीके से समझो, हर डॉट का एक ही डॉट पे इंजेक्शन हुआ है। खाली डॉट रहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ खाली रह गया, यहाँ खाली रह गया, इधर तो खाली होने ही चाहिए। इधर खाली रह गया तो फिर तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। ये तो अपन पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो वो डिबेट मत करना मेरे से। लेकिन अगर दूसरे वाले सेट में कुछ खाली रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? मैपिंग तो अभी भी वन वन है ना, सबकी मैपिंग, सबका इमेज यूनिक है, ठीक है, सबकी इमेज यूनिक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ यार। आई जस्ट कॉपी द डायग्राम, ठीक है। गजब बेइज्जती है यार, इस तरफ ट्राई करो फिर। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो किसी की बारात निकल रही है, लोगों को शादी करना है, बताइए। चलो भाई, अपन अभी मैनी वन 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 में अटके हुए हैं ना, अपने लिए बहुत दूर है वो सब। देखिए भाई, अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा मैपिंग कर देता हूँ, ठीक है, तो ये वाला मैपिंग जो होगा वो वन वन कहलाएगा क्या? नहीं। क्या एक वैलिड फंक्शन है? यस, इट इज अ वैलिड फंक्शन। यहाँ पे अगर डॉट छोड़ दूं तो भी बिल्कुल, क्या दिक्कत है? हर किसी के एक एक लफड़े है, पहली बात तो फंक्शन तो वैलिड है, इसका भी एक ही लफड़ा है, इसका भी एक ही लफड़ा है, भले ही दोनों का सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है तो एक ही ना। अच्छा, ठीक है, तो ये फंक्शन तो है। क्या ये वन वन फंक्शन है? नो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो इनपुट्स है उन सबकी सेम इमेज बनी हुई है, सबकी सेम मैपिंग है, तो मेनी इनपुट्स आर हैविंग सेम आउटपुट, तो मेनी इनपुट्स आर हैविंग वन आउटपुट, तो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा ये। अच्छा सर, आपने बताया था कि वन वन फंक्शन को अपन इंजेक्टिव बोलते हैं, तो मेनी वन फंक्शन को भी कुछ बोलते होंगे ना? यस बिल्कुल, इसका भी नाम होता है नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। जबरदस्ती कुछ नाम थोड़ी दे दूंगा लाइफ मुश्किल बनाने के लिए। एक होता है इंजेक्टिव, एक होता है नॉट इंजेक्टिव। लिख डालो। ये तो हो गया सर सेट डायग्राम देख के। सेट डायग्राम देख के तो घर की काम वाली बाई भी बता देगी कि वन वन है या मेनी वन है। आप तो सर ये बताओ कि असली में अगर आपके सामने फंक्शन आया, असली में अगर फंक्शन आया तो कैसे बताएंगे? उसको बताने के तीन तरीके होते हैं हमारे पास। किसको बताने की कि फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, उसके लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके होते हैं। वी हैव थ्री मेथड्स टू डिफाइन वेदर द फंक्शन इज वन वन और मेनी वन, ठीक है। जिसमें जो पहला मेथड है बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा बेसिक है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में काम आता है, आईआईटी में दूर दूर तक काम नहीं आएगा। दूसरा मेथड जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा, आईआईटी में भी काम आएगा, और आईआईटी में तो बहुत ज्यादा काम आएगा। तीसरा जो मेथड है दैट इज अल्टीमेट, वो तो बहुत शानदार मेथड है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलस लगता है, कैलकुलस मेथड। मैं आपको सिखा दूंगा थोड़ी सी कैलकुलस। कैलकुलस मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस, हल्का सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बाद में देखेंगे, काम की बात। मेथड्स टू आइडेंटिफाई methods to identify whether the function is, यार ये सारी इतनी अंग्रेजी ना लिखी नहीं जाती। देखो, methods to identify वन वन
और मेनी वन। ठीक है, सबसे पहला मेथड जिसको अपन बोल देंगे मेथड नंबर 1, वो ये होता है कि आपके सामने कोई फंक्शन गिवन है। आपके सामने क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है। आपने उस फंक्शन पर क्या करा? एक इनपुट डाला x1, तो आउटपुट क्या आया होगा? f of x1। आया समझ में? मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सुनना। ये एनसीईआरटी मेथड है, ये बहुत गरीब लोगों का मेथड है। ठीक है, और मैं आपको बहुत अमीर बनाना चाहता हूँ, तो ये गरीबों का मेथड है। अपन इसको तभी यूज करेंगे जब अपन गरीबों वाला एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट नेवर। सारे एग्जाम अच्छे होते हैं ना, बोर्ड एग्जाम भी अच्छा होता है, ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करो। ठीक है, 10th में 100 लाना और 12th में 100 लाना बहुत जमीन आसमान का टास्क हो जाता है। आपको मेहनत जो है 4 गुना करनी पड़ेगी। लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझो। हमने एक इनपुट डाला x1, तो उस पर आउटपुट क्या आया होगा फंक्शन का? f of x1। हमने एक और इनपुट डाल के देखा, हमने एक और इनपुट डालकर देखा x2, उस पर आउटपुट क्या आया होगा? f of x2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, f of x1 और f of x2 दो अलग अलग इनपुट पे दो अलग अलग आउटपुट आने चाहिए, लेकिन हम लोग उनको इक्वेट करके देखते हैं। और ये तरीका होता है, थोड़ा सा धीरे से समझ में आता है, बहुत आसान तरीका है। आसान चीजें ना बड़ी मुश्किल समझ में आती है, ऐसा मेरा मानना है। छोटे बच्चों को 2+2 सिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको मैं x² का इंटीग्रेशन सिखा दूं, वो ज्यादा आसान। समझ रहे हो? ये वही वाली बात है। तो अगर हमने दो अलग अलग इनपुट डाले, तो उनसे दो अलग अलग आउटपुट आने चाहिए, लेकिन वो जो आउटपुट आ रहे हैं उनको हम इक्वेट करके देखते हैं। और अगर ये इक्वेट करने से, इफ दिस लीड्स टू दिस, ये इक्वेट करने से हमको अंत में ये मिल जाता है कि x1 और x2 ही बराबर थे, तो इट इंप्लाइज दैट द फंक्शन इज 1 1। शांति रखो बिल्कुल, है ना, फड़फड़ाना नहीं है, समझा दूंगा। इट इंप्लाइज दैट द फंक्शन इज 1 1। ये तो एकदम हवा ही नहीं लगा सर कि क्या कब आया कब गया। समझते? इसका मतलब ये हुआ कि आपने दो इनपुट डाले x1 x2, सबकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। ओके, दो इनपुट डाले, दोनों पर कुछ ना कुछ आउटपुट आया होगा। हम मान लेते दोनों पर जो आउटपुट है वो सेम है। तो ये 1 1 फंक्शन हुआ है, मेनी वन फंक्शन हुआ? ऐसे देख के तो मेनी वन लग रहा है ना, क्योंकि सेम इनपुट x1 पर सेम इनपुट पे सेम आउटपुट, और x2 इनपुट पर भी आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। देख रहे हैं, दोनों पर जो आउटपुट है वो सेम है। तो हमने, ये तो मेनी वन वाली कंडीशन होगी। मेनी वन वाली कंडीशन को हम कॉन्ट्राडिक्शन से चेक करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, और ये वाला जो पॉइंट है, इन पर हमने आउटपुट निकाला और दोनों का आउटपुट इक्वेट करके देखा। और ये करने पे अगर हमको ऐसा पता चल जाता है, लास्ट में हमको अगर ऐसा पता चल जाता है कि ये जो इनपुट था ना, ये इनपुट ही सेम थे, मतलब दोनों इनपुट जो थे एक ही थे, मतलब इस इनपुट को इस इनपुट पे ओवरलैप कर दिया। ठीक है, अल्टीमेटली अपने को अगर ये पता चल जाता है कि दोनों ही इनपुट सेम थे, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों सेम ही इनपुट थे, मतलब दीज पॉइंट्स वर कोइंसिडेंट, x1 और x2 दोनों सेम ही पॉइंट थे, और सेम पॉइंट के लिए आपको सेम आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो फंक्शन 1 1 है। मतलब अगर अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि f of x दिया मैंने e की पावर में x। अब ये फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है अपने को नहीं पता है। हमने बोला कि एक काम करते हैं, दो आउटपुट लेते हैं, दो इनपुट लेते हैं x1 एंड x2। ठीक है, x1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? f of x1। x2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? f of x2। लेकिन मैंने दोनों को इक्वेट करा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ऐसे लिख लेना, इफ दिस लीड्स टू दिस देन द फंक्शन इज 1 1। ओके, अब देखो f of x1 क्या आएगा? डाल दो फंक्शन में e की पावर में x1। f of x2 क्या आएगा? e की पावर में x2। दोनों को इक्वेट करा, तो इसका मतलब क्या हो गया? e की पावर में x1 और e की पावर में x2 बराबर है, तो डेफिनेटली x1 और x2 बराबर होने चाहिए, अदरवाइज हो ही नहीं सकता ना। अरे e की पावर में x1 और e की पावर में x2 बराबर है, तो डेफिनेटली पावर बराबर होनी चाहिए, क्योंकि बेस तो भाई इक्वल है ही, है ना। तो इसका मतलब x1
और x2 बराबर आएगा। जैसे ही ये आ गया तो आप बोल देंगे फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो आपने अगर ये कंडीशन लगाया और लास्ट में आपको ये मिल जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों पॉइंट जो थे वो अलग अलग नहीं थे, दोनों पॉइंट ही सेम थे। मतलब ये दोनों को आप मर्ज कर दो, इन दोनों को मर्ज कर दो, दोनों एक ही पॉइंट थे, तो दोनों की जो इमेज है वो यूनिक आ रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि दोनों की अलग अलग, दोनों की सेम इमेज आ रही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दोनों पॉइंट सेम पॉइंट थे, अलग अलग पॉइंट नहीं थे, मतलब मेनी वन नहीं है, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, एक ही पॉइंट बन जाएगा तो वो 1 1 की तरह दिखाई देगा। इसका ये आइडिया है। ठीक है, बहुत रेयरली आपको यूज करना रहेगा ये, ऑलमोस्ट नेवर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा देखो इधर मैं क्या करता हूं, अब आप लिख सकते हो वैसे, देखते हैं। मान लेते हैं कि x1 पर जो आउटपुट आ रहा है वो ये है और x2 पर जो आउटपुट आ रहा है वो ये है, और दोनों आउटपुट को हमने बराबर कर दिया। एफ ऑफ x1 क्या आएगा, ये एफ ऑफ x ये है ना, इसमें x की जगह x1 डाल दो तो क्या आ जाएगा x1 क्यूब, और एफ ऑफ x2 क्या है, यहाँ पे x की जगह x2 डाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा x2 का क्यूब। दोनों को इक्वेट करो, अगर दो नंबर का क्यूब बराबर है तो इसका मतलब दोनों नंबर्स ही बराबर होंगे। समझ में आ रहा है, दो नंबर्स का क्यूब बराबर है, इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट दोनों नंबर्स डेफिनेटली बराबर होने चाहिए। स्क्वायर में पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा चल जाता है बट क्यूब में नहीं चलता है। तो इफ दिस लीड्स टू दिस, अगर लास्ट में x1 x2 ही बराबर आ जाते हैं तो आप आराम से बोल दो 1 1 फंक्शन। हम पहले चेक कर रहे थे कि दो अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा था, बाद में पता चला दोनों इनपुट ही सेम है यार, दोनों इनपुट ही सेम है, इसका मतलब ये दोनों इनपुट को आप ऐसे मर्ज कर दोगे तो यू विल हैव अ कॉमन इनपुट एंड सेम आउटपुट। तो अब ये 1 1 दिखा, पहले मैनी 1 दिख रहा था, अब ये 1 1 दिखने लगा। ठीक है, इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करना कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यार आप लोगों को थोड़ा नॉइस पॉल्यूशन आ रहा होगा ना, हाँ यार कोई बारात निकाल रहा है अपनी बताओ यार, रुको एक मिनट में विंडो क्लोज कर देता हूँ ना, लिखो यहाँ तक पहले। कर नहीं सकते दुनिया वालों का। ठीक है, एक आध और कोई क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। चेक करो 1 1 या मेनी 1 है। कैसे चेक करेंगे, मेथड 1 बच्चों वाला मेथड है, ये बहुत इजी मेथड है, एक्चुअल में इसको यूज ही नहीं करना है कभी भी। लेकिन हम देखते हैं फॉर x1 एंड x2 व्हाट आर द आउटपुट्स गोइंग टू बी। मान लेते दोनों में जो आउटपुट आ रहा है वो सेम आ रहा है, मान लो दोनों में आउटपुट जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो हम देखते हैं साइन ऑफ x1 पे आउटपुट क्या आएगा, साइन ऑफ x1, x2 पे आउटपुट आएगा साइन ऑफ x2। ठीक है, अच्छा बताइए दो साइन का वैल्यू अगर बराबर है तो इसका मतलब ये होता है क्या कि x1 इज इक्वल टू x2। अगर दो एंगल का साइन बराबर है तो क्या दोनों एंगल बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं आप कह सकते ना, क्योंकि मान लो कि मैं यहाँ पे 30 डिग्री रखता हूँ, यहाँ पे 150 डिग्री रखता हूँ, तो दोनों का साइन वैल्यू तो बराबर आ रहा है, भले ही एंगल बराबर नहीं थे। तो एंगल बराबर होना जरूरी नहीं होता है ना, तो इट नॉट नेसेसरली इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा मेरे को बताना चाहेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। डज नॉट इंप्लाई दैट x1 is equal to x2, it actually implies that x1 is equal to x2। चलो मैं लिख देता हूँ, देखते हैं आपको याद होगा कि नहीं होगा, चेक करता हूँ मैं। ये होगा ऐसा n पाई प्लस -1 की पावर में n x2। समझ में आ रहा है, लास्ट ईयर पढ़ा था अपन ने, हालांकि आपसे पूछेगा कोई भी नहीं पूछेगा, ये ऐसे मैंने स्टाइल मारने के लिए बता दिया आपको। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन अपन ने लास्ट ईयर लिखा था, साइन का कॉस का सब भूल गए, साइन y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, cos y इज इक्वल टू cos x, इनका जनरल सॉल्यूशन एकदम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, कोई रिलेशन नहीं इस चैप्टर से। क्या होता था इसका, याद आ रहा है किसी को, n पाई प्लस -1 की पावर में nx।
आपका टास्क है ना आज का, ऑल द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ sin y is equal to sin x, cos y is equal to cos x, tan y is equal to tan x, cot y is equal to cot x. स्टडी करके आना, नेक्स्ट चैप्टर में जरूर काम आएगा, ATF में बहुत काम आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि x1 x2 जरूरी नहीं है कि बराबर होंगे, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये many 1 हो सकता है, और आई कैन प्रूव इट, क्योंकि देखिए साइन के फंक्शन में इनपुट का सेट और आउटपुट का सेट मैंने बनाया। आप मान लीजिए कि इनपुट के सेट में यहाँ पे पाई बाई थ्री कितना होता है 60 डिग्री, पाई बाई 6 ले लो 30 डिग्री पर वैल्यू हाफ आता है पक्का। अच्छा 5 पाई बाई 6 150 डिग्री पर भी वैल्यू क्या आएगा, हाफ आएगा। अरे यार कम ऑन, और भी इनपुट आएंगे, बट मैं 2 इनपुट बना रहा हूँ खास इनपुट, इन दोनों इनपुट पर आउटपुट क्या आएंगे, हाफ आएंगे, मतलब ये तो मिनी 1 हो गया। ऐसे भी आप देख सकते हो। मेथड 1 चालू होते ही खत्म हो गया। मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेथड है, और जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना आसान होता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है उतनी ज्यादा आसान होती है, जितनी लेस इंपॉर्टेंट होती है थोड़ा उसको समझना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड। हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। ठीक है, हिंदी में समझिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, लेटेस्ट से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अभी तो अपने को पता चल गया कि साइन एक्स मेनी वन फंक्शन होता है, इट इज नॉट 1 1। ठीक है, मेनी वन फंक्शन होता है, लेकिन आप इसको ग्राफिकली चेक कर सकते हो। ठीक है, इसको अपन ग्राफिकल मेथड कहते हैं। आपको इसमें ग्राफ बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्या आप लोगों को साइन एक्स का ग्राफ आता है? यस बिल्कुल, हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि ये 11वीं क्लास का सबसे बेसिक टॉपिक है। तो साइन, अरे यार बहुत दुख है यार जिंदगी में, रुको यार एक मिनट। मान लो मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये पीछे भी, अब पूरा तो नहीं बना सकता, लेकिन मैंने उसका एक हिस्सा बना दिया, ग्राफ का एक पार्ट बना दिया। थोड़ा और बना देता हूँ, जब तक ये जान बनाते जाओ। आप क्या करो कि जो भी ग्राफ आपने बनाया है, प्रणव हेडिंग लिख लेना बाद में, पहले आप काम की चीज देख लो, मैं हेडिंग दिखा दूंगा। जो भी ग्राफ आपने बनाया है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन पता है आपको, ये होती है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके बनाए हुए ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है, वर्टिकल नहीं, आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, अभी अभी से कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर अभी अभी आपने बताया था। बेटे वो वर्टिकल लाइन टेस्ट था, ये वाला टेस्ट जो है और अभी वाला जो टेस्ट बता रहा हूं उसको कंफ्यूज मत करना। ये वर्टिकल लाइन वाला टेस्ट जो है वो अपन तब देखते हैं जब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शन भी है या नहीं। अभी पता चल गया फंक्शन है, तो अब आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये 1 1 है या मेनी 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, जैसे यहाँ पे डेफिनेटली आप एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्शन देखोगे, देखो कितने सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, इनफाइनाइट। तो ऐसे फंक्शंस होते हैं मेनी 1, ऐसे फंक्शन होते हैं मेनी 1। कोई बच्चा मेरे को रीजन समझाना चाहेगा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है ये आउटपुट है, ये कोई पर्टिकुलर आउटपुट है। ये वाला आउटपुट ना इन सारे इनपुट पर आ रहा है, देखो ये सारे इनपुट्स पर आ रहा है, ये जो ग्रीन वाले मैं डॉट्स डॉट्स बना रहा हूं ना, इन सारे इनपुट पर ये सेम रेड वाला आउटपुट मिल रहा है, सेम आउटपुट मिल रहा है। तो इतने सारे इनपुट जो है, ये देखो मैपिंग डायग्राम देखो, इतने सारे इनपुट जो है वो एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हैं, तो ये फंक्शन तो मेनी वन हो गया साफ साफ। बहुत सारे पॉइंट है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम तो 2 पॉइंट बताए थे, पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। ऐसे तो कितने सारे पॉइंट होंगे जिनका आंसर, कितने सारे एंगल होंगे जिनका आंसर हाफ होता है ना। आप घुमाते जाओ क्वाड्रेंट में, घूमते जाओ, आपको बहुत सारे एंगल मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, अगर एक पॉइंट पे कट करता है तो 1 1, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो मेनी 1। क्लियर है सबको? लिख ले इसको अंग्रेजी में, चलो इसको लिखो अंग्रेजी में। If a line parallel to the x-axis, if a line parallel to the x-axis cuts
the graph of the function cuts the graph of the function at more than one point, at more than 1 points, then the function is many one. ये समझने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं जाएगी. ओके, many one को अपन प्यार से क्या बोलते हैं? नॉट इंजेक्टेड. ओके, लिख लो. मतलब सिंपली यही हुआ कि एक ही आउटपुट बहुत ही सारी x की वैल्यूज पर आ रहा है ना. अच्छा, लिख लो पहले और ये हेडिंग लिख लो. आराम से टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन. अब हम ताबड़तोड़ ग्राफ बनाना सीखेंगे. ठीक है, एक के बाद एक नॉन स्टॉप ग्राफ बनाना सीखेंगे. आपको बहुत मजा आएगा आज के लेक्चर में अगर आप थोड़ा सा भी ग्राफिकल नॉलेज सीखना चाहते हो. ठीक है, देखिए, find whether the following functions are 1 or not. ठीक है, पहला क्वेश्चन है y is equal to फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ठीक है, क्या आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आता है? मेरे को तो आता है, आपको आता है कि नहीं आता है बताइए. अभी अभी सिखाया था मैंने आपको रिसेंटली. तीर वाला ग्राफ होता है, वर्टिकल तीर. वर्टिकल नहीं, ऐसे इंक्लाइन, ये वाले बहुत सारे तीर बनते थे. याद करो, पेजेस पलट के भी देख सकते हो, कोई नहीं चेक कर रहा है आपको. बिल्कुल पेजेस पलट के देखो, है ना. लेकिन देख लो, ये होता था ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का. दिस वाज द ग्राफ. ग्राफ देख के बताइए 1 या मेनी वन. चलो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के देखते हैं. आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर देखो और कोशिश करो कि ऐसी लाइन खींचो ना जो मैक्सिमम पॉइंट्स पे कट करे. कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, बोलते कि देखो सर ये ऐसी खींच दी मैंने. हाँ बताइए बेटा, कोई डाउट? कुछ बच्चे बोलते कि देखिए सर रेड लाइन खींच दी मैंने, एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, हो गया 1-1. भाई साहब, आपको ढंग से खींचना है लाइन, है ना. ऐसे खींचना है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पे कट हो. ये ऐसे खींचोगे तो मैक्सिमम पॉइंट्स आ रहे हैं ना. मतलब ये आउटपुट है, ये रेड लाइन एक आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आउटपुट बहुत सारे इनपुट के करस्पॉन्डिंग आ रहा है. देयर आर मेनी इनपुट्स विच विल गिव अस द सेम आउटपुट. जैसे ये वाला इनपुट ले लो, ये इनपुट, ये वाला इनपुट, ये वाला, ये सारे जितने भी इनपुट है ये सब के सब एक ही आउटपुट दे रहे हैं. या मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, ये सारे जितने भी नंबर है सबका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.2 आएगा. तो मतलब कितने सारे इनपुट है, सबका एक ही आउटपुट. मतलब सबकी मैपिंग जो होगी वो 0.2 के साथ होगी. तो ऑल दीज इनपुट्स विल गिव अस द सेम आउटपुट. कन्वर्जिंग डायग्राम आएगा इनका. ठीक है, ये मतलब होता है इसका. लिख डालो. तो फंक्शन 1-1 है या मेनी वन है? फंक्शन इज मेनी वन. ओके,
अगला देखिए y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अच्छा ये इसका मतलब क्या है, मैं ना एक्चुअल में कर्ली ब्रेसेस जब भी रहता है क्वेश्चन में तो आपको दिया जाता है कि दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, अच्छा ये क्या है, ये है GIF, वो वाला GIF नहीं है जो हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 1 नहीं 1, जल्दी जल्दी बताइए मेरे को, ग्राफ सबको पता है मन में। मैं तो, हाँ बस आप आंख बंद करोगे और आपको ग्राफ दिखाई देगा। मैं तो ग्राफ इसलिए बना रहा हूँ ना क्योंकि मेरे को पढ़ाना है, स्टूडेंट होता तो मैं ग्राफ थोड़ी बनाता, मैं तो फटाफट लिख डालता। देखो यहाँ पर आप अगर ग्राफ बनाओगे, अद्वैत ने सही आंसर बताया, ये 1, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ठीक है। ये तो ये आपका GIF का ग्राफ है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब इसमें अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने वाले भी बच्चे तो होते हैं ना, वो भांति भांति के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसा बना देंगे, बोलेंगे सर हो ही नहीं रहा इंटरसेक्ट। कुछ बच्चे ऐसा बना देंगे, देखो मैं बताता हूँ, ऐसा बना देंगे, लो सर कहाँ हो रहा है इंटरसेक्ट। अबे ऐसा बनाओ कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए, जैसे ये ऐसा बनाया आपने, तो देखो ये जो रेड वाली लाइन है और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये एक के ऊपर एक आ गई। एक के ऊपर एक आना मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब तो ये हमेशा इंटरसेक्ट कर रही भाई, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर। तो एक भी पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है तो वो मेन्यू वन होता है, तो ये फंक्शन भी मेन्यू वन होगा। आ रही बात समझ में? क्या आप लोग ग्राफ बना पा रहे हो मेरी जितनी स्पीड से? व्हाई नॉट? अगर आप मेरे से पहले बनाना स्टार्ट करोगे तो मेरे से पहले खत्म करोगे। जैसे कि मैंने आपको ये फंक्शन दिया y इज इक्वल टू 1/x, जिसने भी इसका ग्राफ बना के बता दिया, अब उसको शाबाशी ही दे सकता हूँ मैं, चॉकलेट थोड़ी दे दूंगा। करो, y इज इक्वल टू 1/x, डोमेन बताइए 1/x का। डोमेन ऑफ 1/x ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। जीरो है ना, तो जीरो नहीं डाल सकते, जीरो पे नॉट डिफाइंड है। ऐसे पॉइंट जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, वैसे पॉइंट्स को हम लोग, वहां पर है ना असिम्प्टोट बनता है। क्या बनता है? असिम्प्टोट बनता है। जैसे जीरो, अभी जैसे आपने अद्वैत ने और ऋचा ने बताया कि जो पॉइंट्स आप नहीं रख सकते हो डोमेन में, वहां पर असिम्प्टोट बनता है। इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। अगर आपको लगता है कि सर वो जो मेथड था स्टार्टिंग वाला, मेथड 1, वो बड़ा इजी है, उससे कर लो, मेथड 1 से कर लो, क्या दिक्कत है। हम लोग क्या करते हैं, कोई सेम इनपुट पे, सेम इनपुट पर आउटपुट निकालते हैं, मतलब सॉरी मैंने सेम इनपुट बोल दिया, डिफरेंट इनपुट पर आउटपुट्स निकालते हैं और उनको इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं 1/x1 इज इक्वल टू 1/x1 x2। चमक रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? मेथड 1, अगर f of x1 और f of x2 बराबर है और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करने से लास्ट में x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, जो कि आ रहा है, अरे करो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो फंक्शन डेफिनेटली क्या होता है, 1 1 होता है। अरे ये कैसे आ गया? अच्छा फंक्शन 1 1 आ गया, बढ़िया है, अच्छी बात है, 1 1 होगा और क्या। किसी ने मैनी 1 बताया था? अच्छा नहीं, सब में 1 1 बताया। ग्राफ बताइए कैसे बनेगा, मेथड 2 इज ग्राफिकल। लेट मी जस्ट ट्राई द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। कोई बच्चा मुझे मेरी हेल्प करना चाहेगा ग्राफ से, मेरे को बड़ी खुशी होगी। अच्छा आपका लेक्चर अभी फ्रीज हुआ हुआ क्या? यस, दिस दिस इज द x एक्सिस, y एक्सिस। लेट अस जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। मेरे को इतना पता है कि ग्राफ, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर माइनस 0। हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा ना, सॉरी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। देखो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं तो भूल ही गया था कि अपन ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा है। y इज इक्वल टू 1/x, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा इसमें।
लाइक दिस। ओके, ड्रॉ करो। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे अगर, तो वो ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पे कट करना चाहिए। जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है ना, अब इस लाइन को आप कहीं पे भी ट्रेवल कराओ हॉरिजॉन्टली, क्या ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर पाएगा? कभी भी नहीं। कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पे कर लेगा, नहीं कर पाएगा। अगर इधर भी आ जाएगा ना तो भी वो देखो नीचे वाले कर्व को और ऊपर वाले कर्व को हल्का सा मिस कर जाएगा, कट नहीं करेगा। तो मैक्सिमम कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा आपको? ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसलिए आप क्या बोलोगे? तो ग्राफ इज 1 1। लिख डालो यहाँ तक। अच्छा, मान लो मैं आपकी लाइफ को थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाहता हूँ ना, मान लो ऐसा। मेरा काम भले ही उल्टा है, लेकिन मैं आपकी लाइफ को थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए यहाँ पे mod x ले लेता हूँ, 1 by mod x। तो कैन यू ड्रॉ द ग्राफ नाउ? 1 by यस, आपको मैंने बिल्कुल समझाया बेटे कि अगर आपके सामने f of x का ग्राफ है और मैंने अगर mod x ले लिया है, x पर आर्ग्यूमेंट पे mod ले लिया है, इसका मतलब क्या होता है? मिरर इमेज अबाउट, याद है किसी को? y एक्सिस है ना। हाँ, पूरे फंक्शन पे मॉड ले लेने का मतलब है कि आपको नेगेटिव वाला हिस्सा जो है उसको भी ऊपर मिरर इमेज ले लेना है। नीचे वाला, अपने को पूरा मॉड लेने का मतलब क्या होता है कि आपको नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट को आप ऊपर बुला लो। लेकिन अभी पूरे पे मॉड नहीं लिया अपन। उस केस में अपन मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस करते हैं, अभी अपन मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस करेंगे। ठीक है, तो सेम ग्राफ का मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस ले लो। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है, देखो पहली बात तो वाई एक्सिस के इस तरफ वाला जो ग्राफ है ना, उतना बनाओ और उसका मिरर इमेज ले लो। आई थिंक इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, मैं इसको फटाक से खत्म कर देता हूँ। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और दिस वाज द ग्राफ। अब इसका मिरर इमेज ले लो आप, तो इसका मिरर इमेज आ जाएगा ऐसा, खत्म। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 बाय मॉड x, ये बन जाएगा आपका ग्राफ। अब ये मेनी वन है या वन वन है, ये तो कोई भी बता देगा। ग्राफ बन गया तो यू आर द चैंपियन, हर टॉपिक के चैंपियन हो आपको अगर ग्राफ बनाते आता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, सोहम आप लेट आए काफी आज। अच्छा, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर है ना, सॉरी, मेक इट एक्स स्क्वायर। यार ये मेरा इरेजर ना बड़ा दिक्कत देने लगा है शाम शाम में। जस्ट वेट। अरे यार ये हैंग हो गया है और ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। रुको एक मिनट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टेंट जैसा ग्राफ आएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो खैर आपको सिंपल ग्राफ देगा जो पैराबोला है, और ये मैंने आपको लास्ट ईयर सिखाया था। ठीक है, आपको याद होगा कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा। आई होप यहाँ पर आपको दिक्कत ना जाए। मैंने हालांकि आपको जो लास्ट ईयर इक्वेशंस बताई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली थी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, आप y को देखोगे y एक्सिस पर लेटा हुआ ग्राफ रहेगा, और यहाँ पे प्लस लगाए तो पॉजिटिव y एक्सिस पर वही ग्राफ बना है बेसिकली। 4a का वैल्यू 1 के बराबर। ठीक है, हाँ आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो यू विल गेट ऑलवेज 2 पॉइंट्स, हमेशा 2 पॉइंट ही मिलेंगे। हमेशा की बात नहीं है, कभी भी एक बार भी अगर आपको 2 पॉइंट मिल गए तो मेनी वन खत्म। तो दिस इज अ मेनी वन फंक्शन। अब हम अगला वाला ग्राफ करते हैं, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। हाँ 1 बाय एक्स स्क्वायर का आप जो बोल रहे हो वो मैं समझ गया था। देखिए बेटा 1 बाय एक्स स्क्वायर, बड़े इजी इजी क्वेश्चन है ये सारे। तो इसका ग्राफ बनाइए, क्या आएगा? इसका ग्राफ भी एकदम सेम आएगा जो ऊपर वाला आया था ना, ए शेप का।
अरे कहाँ जा रहा है भाई? तो यार देखो मैं कैसे बनाता हूँ इसका ग्राफ। इसमें आप मेरे को डोमेन बताइए, ऑल रियल नंबर माइनस एलिमेंटल जीरो। जीरो क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि इसमें नॉट डिफाइंड है। अच्छा, मतलब जहाँ पे नॉट डिफाइंड होता वहां पे असिम्प्टोट आता था। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले जीरो डालो यहाँ पे, 1/0² क्या आया? नॉट डिफाइंड, मतलब जीरो पर हवा। जीरो से जस्ट बड़ा नंबर डालो, जस्ट बड़ा नंबर ग्रेटर देन जीरो, मतलब 0.00001 का स्क्वायर। बहुत छोटा नंबर अगर आता है तो आंसर इंफिनिटी होता है। नहीं चमका? अबे जीरो से जस्ट बड़ा नंबर अगर मैंने डाला तो आंसर मेरे को इंफिनिटी, मतलब ग्राफ यहाँ से चालू होगा। चमका? इंफिनिटी मतलब ऊपर। अब आप डाल दो इंफिनिटी, एक्स की जगह इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब ये वाला पॉइंट। अरे इस तरफ ही तो इंफिनिटी मिलेगा। अब मैं पूरा इतना आगे स्ट्रेच करके थोड़ी ना बनाऊंगा यार, जितना मेरे पास स्पेस है उसमें इंफिनिटी लिख देता हूँ मैं। इंफिनिटी स्क्वायर 1/∞² इज जीरो। तो आपका आंसर जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली जीरो आएगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेट जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, जस्ट वेट। जीरो से थोड़ा सा ऊपर मतलब ये वाला डॉट। ये वाले डॉट और ये वाले डॉट को आप कनेक्ट कर लो। अरे यार कोई मिनट, लाइक दिस। ठीक है, अच्छा ये टच नहीं कर रहा है ना, हालांकि फिगर में दिख रहा है कि टच कर रहा है। आई विल टेक अनदर शॉट एट इट। ये ऐसा ऊपर से एकदम से बारीक सा ऊपर निकल जाएगा, इट विल नॉट टच। अच्छा सेम चीज इस तरफ भी बनेगी, है ना? सेम चीज इस तरफ भी बनेगी, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर डालो या माइनस एक्स डालो, एक्स डालो या माइनस एक्स डालो, फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप मान लो इधर देखो, इधर हाँ जीरो से थोड़ा सा छोटा नंबर डाला, थोड़ा सा छोटा। बहुत सारे लोग फड़फड़ा गए होंगे एकदम जीरो से छोटा बड़ा देख के। अब जीरो से जरा सा आगे बढ़ोगे ना अगर, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। ये तो फिर भी आपको दिख जा रहा है। इतना छोटा सा डिस्टेंस आगे बढ़ूंगा ना मैं कि माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? आप सोच लो कि मैंने माइक्रोस्कोप ही लगाया है। तो इतना सा आगे जाओगे तब जाके आपको इंफिनिटी मिलेगा, और इतना सा पीछे जाओगे ना तब जाके आपको फिर से इंफिनिटी मिलेगा। तो बेसिकली जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, दिस इज जस्ट लाइक y इज इक्वल टू मॉड एक्स वाला। ये सिमेट्रिकल होगा। मेरा ग्राफ हालांकि कम सिमेट्री वाला दिख रहा है, लेकिन आप लोग जो है समझदार हो। काफ़ी घटिया ग्राफ बनाए, लेकिन मैं इरेज नहीं करने वाला हूँ, उससे मेरा सिस्टम जो है रो देता है। बस ओके, ऐसे ही रहेगा ग्राफ, है ना? थोड़ा सा और आप इसमें कर्व जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखते ही आपको पता चल गया है, तो मेनी वन है इसका ग्राफ, तो हम बचपन से जानते हैं। तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा ग्राफ। ऐसा ग्राफ होता है साइन एक्स का। ठीक है, अगर आप लाइन बनाओगे तो वो कुछ ऐसी लाइन दिखेगी, मोर देन 1 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स के लिए भी सेम केस है, डू इट योरसेल्फ। सेम नहीं है, सेम दिखता है। ऋचा ऋचा का डाउट है कि 1/x और 1/mod x और 1/x² का ग्राफ सेम है क्या? सेम नहीं है, लेकिन हाँ सेम दिखता है। अब सेम क्यों नहीं है सर? क्योंकि दोनों में 2 डालो, सेम होगा तो आउटपुट भी सेम आएगा ना हर इनपुट पे। इस पे 2 डालोगे तो 1/2 आएगा, इस पे 2 डालोगे तो 1/4 आएगा। मतलब इस पे आउटपुट थोड़ा कम आ रहा है। ये वाला ग्राफ थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है वो बेंट आएगा हल्का सा उसमें। अगर आप मेरे से बहुत टेक्निकल आंसर चाहते हो ना, तो ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंट रहेगा कंपेयर टू 1/x। 1/x थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा। समझ रहे हो? तो दिखेगा सेम लेकिन होगा सेम नहीं, है ना? पैटर्न जो रहेगा उसका, ड्राइंग जो रहेगा सेम रहेगा। 1/cos x तो खैर बताने की भी जरूरत नहीं है, मेनी वन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू tan x। कोई बच्चा मेरे को हेल्प करना चाहेगा? 1/1 या मेनी वन? मैं रफ ग्राफ बना देता हूँ, जितना फेयर बनाता हूँ उतना ज़्यादा मेरा टाइम कंज्यूम होता है। Many one. मेनी वन होगा, क्योंकि देखिए tan x का ग्राफ ना ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। और यही वाला ब्रांच जो है वो बार बार रिपीट होगा। आगे भी यही वाला ब्रांच ऐसे रिपीट हो जाएगा, और पीछे भी यही वाला ब्रांच ऐसे रिपीट हो जाएगा। सो वी कैन डेफिनेटली ड्रॉ अ लाइन such that it will cut the graph at more than 1 point. So this is definitely many one. आगे बढ़ा जाए।
y इज इक्वल टू x। ट्राई करो इसका ग्राफ तो खैर मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, दिस इज डेफिनेटली। अच्छा y इज इक्वल टू mod x, ट्राई दिस वन। y इज इक्वल टू x तो ऐसा आएगा, ये है y इज इक्वल टू x, खत्म। आप इसको अगर ड्रॉ करोगे तो ये आपको 1 1 ही मिलेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू mod x v शेप का ग्राफ होता है ना। तो इफ यू ड्रॉ दिस वन टू, ये v शेप का आ जाएगा। 1 1 है या मैनी 1 है? मैनी 1 है। तो ये ग्राफिकल मेथड एक्चुअल में क्या होता है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो खराब नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उस एजुकेशन सिस्टम के लिए जो बुक्स लिखी गई है, बुक्स आर नॉट वेरी गुड। अभी क्या है ना कि एनसीईआरटी में ये वाला मेथड शायद स्पेसिफाइड ही नहीं है, या फिर बहुत छोटी सी स्पेस में उन्होंने स्पेसिफाई किया है, जबकि ये कितना अच्छा मेथड है। ग्राफिकल मेथड है ही नहीं उसमें, उसमें पहला वाला मेथड है वो जो गरीबों वाला मेथड है ना, वो दिया हुआ है। अब उसको पढ़ के थोड़ी ना इंसान आईआईटी निकाल लेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो फंक्शन है वो मेनी वन है, लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है। हाँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम आप निकाल सकते हो, चिंता की कोई बात नहीं। आप ये वाला मेथड बोर्ड एग्जाम में भी लगाइए बिंदास, बट जो भी आप लगाते हो उसको हमेशा प्रॉपर इंग्लिश में आप प्रॉपर मैथमेटिक्स के साथ, लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर दिया करो, ठीक है। यस टेल मी। यस, देखो एक्स क्यूब का ग्राफ ना ऐसा बनता है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है, देख लो, आप लाइफ में शायद पहली बार देख रहे हो एक्स क्यूब का ग्राफ, काफी इंटरेस्टिंग ग्राफ होता है, लुक्स लाइक दिस, ठीक है। ये जो ग्राफ बना है, ये हमने आज तक लाइफ में पहले कभी नहीं पढ़ा है। इस ग्राफ में है ना, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच कर देखो, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कभी भी कट करेगी। हमको थोड़ा डाउट हो रहा है कि सर ये इधर जीरो वाले पॉइंट पे शायद कट कर रही होगी, पता नहीं, उसके नीचे तो नहीं करेगी, उसके ऊपर भी नहीं करेगी, जीरो पे भी नहीं करेगी। एक्चुअली ना इस ग्राफ में एक खास बात होती है, वो मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूँ। एक्चुअली आपके बड़े होने का वेट करना चाहिए मुझे, तब मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये मेनी वन होगा, आई डेंट राइट इट, ओ माय बैड, मैंने गलती से 1 1 लिख दिया है ना, लेकिन आप लोग समझदार हो, आप इसको मेनी वन लिखे। हाँ जी, मैं ये बता रहा था आपको कि इसमें खास बात होती है जीरो, जीरो वाले पॉइंट पे ना फंक्शन 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए फंक्शन फ्लैट होता है। फ्लैट होने का मतलब क्या होता है, इसमें एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, क्योंकि देखो अभी तक ग्राफ जो है जीरो के पहले, ग्राफ जो होता है जीरो के पहले वो कॉन्केव डाउन होता है ना, और एग्जैक्ट जीरो पर वो फंक्शन कॉन्केव अप हो जाता है। तो ऐसा पॉइंट जहां पर कॉन्केविटी चेंज होती है ना, उसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ज्यादा लोड मतलब, बस मैं आपको ऐसी एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जीरो पर आता है। इस चीज को अगर ना थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि आपने ये याद रख लिया तो आप एक्स क्यूब का ग्राफ हमेशा बना लेंगे, इसीलिए बता रहा हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पे ना फंक्शन 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड भी ज्यादा हो गए, कुछ छोटे से मोमेंट के लिए फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होना मतलब यहाँ पर है ना डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे पॉइंट्स को अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ग्राफ याद रख सको। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, क्यों आता है, कब आता है, कब चेक करेंगे, वो अपन एकदम एओडी चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अभी देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यस, अगला ग्राफ है क्वेश्चन y इज इक्वल टू सिग्नम x, सिग्नम x 1 1 या मैनी 1, जल्दी से बताइए। और अगला है y इज इक्वल टू e की पावर में x। सिग्नम का ग्राफ तो मेरे को आता है बहुत अच्छे से, क्या बात कर रहे हो सर। देखो ये होता है सिग्नम का ग्राफ, पॉजिटिव पे 1, जीरो पर 0 और नेगेटिव पर -1। आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आराम से खींच सकते हो ना, तो ये मैनी वन आएगा। e टू द पावर x का ग्राफ कोविड जैसा होता है, एकदम ऊपर जाएगा, लेकिन नॉट एग्जैक्टली लाइक कोविड। कोविड कभी कभी नीचे आ जाता है, ये नहीं आता है ना, ये तो आकाश लोग को जाके ही मानेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पर लाइंस खींच कर देखते हैं हॉरिजॉन्टल। तो मैंने एक लाइन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल खींची, ठीक है, थोड़ा सा वो तिरछा दिख रहा है, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझते हो, तो अच्छी बात है। और दूसरी लाइन हम यहाँ पे खींच के देखेंगे, ये तो क्लियरली 1 1 है, दिस इज 1 1 एंड दिस इज मेनी वन, क्योंकि आपको देखो ना ये दोनों लाइंस ओवरलैप हो गई एक के ऊपर एक, तो आपको इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे।
तो मैन्युअल मतलब क्या हो गया ना कि बहुत सारे इनपुट पर आपको सेम आउटपुट मिलेगा, सारे पॉजिटिव नंबर 1 देंगे, सारे नेगेटिव नंबर 0 देंगे, तो मैन्युअल हो गया ना। अच्छा चलो ये मेथड तो अपने को सर समझ में आया। सेकंड मेथड, थर्ड मेथड देखते हैं अपन, एकदम खतरनाक धमाकेदार मेथड, जिसको कहते हैं अपन, लिखो मेथड 3। मेथड 3 dy बाई डी एक्स मेथड। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा सर थोड़ा डेरिवेट ऊपर लो ना। ले रहा हूँ, dy बाई डी एक्स मेथड। ठीक है, यहाँ तक लिखो पहले, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सर x क्यूब 1 1 है ना? सॉरी, x क्यूब जो है वो 1 1 है ना? यस 1 1 है, मैंने लिखा नहीं था लेकिन तो लिखो। फिर सर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे भी एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, रेड डॉट है ना, वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट नहीं आएंगे। और कुछ डाउट है क्या आपका? इसके अलावा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके जैसे स्पीड में नहीं आ रहे। अरे बेटे ये तो बड़े इजी इजी ग्राफ है, ये सारे इजी ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स, आपने 11th क्लास अटेंड नहीं करी होगी, हो सकता है, शायद आप थे नहीं ना। हमने 11th क्लास में सारे ग्राफ देखे थे। साइन एक्स कॉज एक्स का तो मैंने बनाया भी नहीं, आप देखो, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये तो हर किसी को आता है, कॉज एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये भी मैन्युअल होगा। और ये हाँ 1/x² जो है थोड़ा सा मुश्किल ग्राफ है, मैंने ये बहुत जल्दी में समझा दिया था, मैं एक बार आराम से समझा देता हूँ। आप बहुत छोटा नंबर डालोगे अगर तो इन्फिनिटी मिलेगा, है ना, बहुत छोटा, ये तो मैंने डॉट 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 नहीं लगाया। और बहुत बड़ा नंबर डालोगे अगर नीचे 1/∞² तो आपको 0 मिलेगा। तो ग्राफ ऐसे 0 इन्फिनिटी से 0 पे ट्रैवल करेगा, ऐसे उल्टा। ठीक है, और सेम चीज़ उल्टा भी होगी इधर, जब आप बहुत छोटा नेगेटिव नंबर डालोगे, अल्टीमेटली स्क्वायर है तो इट विल मेक इट पॉजिटिव, तो फिर से सेम पॉजिटिव इन्फिनिटी। और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डालोगे अगर 1/-∞ का स्क्वायर, तो फिर से आपको 0 मिलेगा। तो मतलब ये ग्राफ ऊपर इन्फिनिटी से 0 तक ऐसे ट्रैवल करेगा यहाँ पर भी। ओके, तो टाइम लगेगा कुछ कुछ, ऐसा नहीं है, बट आ जाएगी स्पीड, है ना, चिंता मत करो। एज ए स्टूडेंट मेरे को भी यही लगता था, और मैं तो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको। dy बाई डी एक्स मेथड का मतलब समझते हैं अपन। अच्छा, dy बाई डी एक्स मेथड को अपन थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से समझेंगे, ये मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस क्योंकि आपको स्टार्टिंग में इसका है ना इंट्रो समझ में आना चाहिए। तो देखते हैं क्या इंट्रो है भाई साहब। अच्छा, ऊपर वाली मेथड सबको समझ में आ गई है ना? आई होप आ गई होगी। पहले ना आपको आपको मैं dy बाई डी एक्स का मतलब समझाता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स? ये आपने फिजिक्स में लास्ट ईयर जरूर पढ़ा होगा कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है ना? ये आपको पढ़ाया गया होगा कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू y, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सम पॉइंट। ये आपको पढ़ाया होगा, लेकिन इसको अपन फील करते थोड़ा सा, डरो मत, आराम से देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ग्राफ है, मुझे नहीं पता कौन सा ग्राफ है, लेट से ऐसा कुछ ग्राफ है मेरे पास। इस ग्राफ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, क्या लेता हूँ? एक पॉइंट ले लेता हूँ। उस पॉइंट पर मैं एक टैंजेंट बनाता हूँ। अच्छा, उस पॉइंट पर ना, उस पॉइंट पर जो टैंजेंट बनेगा वो बना देता हूँ। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ अ टैंजेंट टू दैट पॉइंट। मान लो मैंने ये टैंजेंट बना दिया इस पॉइंट पर, रेड वाला। इस टैंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे आप? इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे? या तो आप एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल पता करो, थीटा, और उस थीटा का tan वैल्यू ले लो तो स्लोप आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा tan थीटा। सही बात है। एक तरीका होता है स्लोप निकालने का ये। मान लो ये वाला पॉइंट जो है 1, E है, मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालना है, एक तरीका तो tan थीटा वाला है, गरीबों वाला तरीका, एक तरीका है अमीरों वाला। हम लोग क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स निकालते हैं उस कर्व का। ये जो कर्व है ये पता नहीं कौन सा कर्व है, e की पावर x जैसा दिख रहा है, तो मैं इसको e की पावर x बोल देता हूँ। ऐसे ही मान लो, मानने में क्या जा रहा है।
y इज इक्वल टू ई की पावर x। इस कर्व का dy बाई डी निकालेंगे, उसके लिए आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपका फिजिक्स के नॉलेज का थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा। आपने फिजिक्स में डेफिनेटली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफी पढ़ लिया होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के बिना तो बहुत सारे डेरिवेशन आप कर ही नहीं पाओगे। रोटेशनल डायनामिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे इंटीग्रेशन से ही निकलते हैं, और डिफरेंशिएशन भी बहुत लगता है काइनेमेटिक्स में। तो इतना अपने को डिफरेंशिएशन आता होगा, चेन रूल भी थोड़ा थोड़ा आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं सिखा दूंगा। मुद्दे की बात यह है कि आपको कुछ कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए, बता दूंगा बाद में। अभी देखो फिलहाल मान लो अपन ने dy बाई डी निकाला इस कर्व का, तो e की पावर x का dy बाई डी क्या आ जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। नाउ पुट दिस पॉइंट, पॉइंट क्या है 1 कॉमा e, तो आप है ना यहाँ पे पुट कर दो 1 कॉमा e। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल दो, और जहां जहां y है वहां वहां e डाल दो, e की पावर में 1, और y तो है नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो डेरिवेटिव क्या आ गया e। अच्छा, जो डेरिवेटिव होता है ना वही स्लोप होता है। किसका स्लोप होता है, टेंजेंट का। मतलब अपन ने कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट पर dy बाई डी निकाला, मैंने dy बाई डी निकाला और उस dy बाई डी पर वो पॉइंट रख दिया, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा ना उसका स्लोप मिल जाएगा मेरे को। वो जो रेड वाला ये टेंजेंट है ना, इसका स्लोप मिल जाएगा मेरे को। तो dy बाई डी क्या देता है मुझे, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। dy बाई डी क्या देता है, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। तो आज मेरे को एक चीज समझ में आई है कि ये जो स्लोप होता है इसको आप dy बाई डी भी बोल सकते हो। जिस भी पॉइंट का आपको स्लोप निकालना है, डेरिवेटिव में आप उसको डाल दो, पुट कर दो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप आपको मिल जाएगा। पहले तो अपन ने समझा dy बाई डी का मीनिंग। क्या समझा dy बाई डी का मीनिंग, आखिरी बार बता रहा हूं, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट जो बनेगा उसका स्लोप। टेंजेंट का स्लोप अपन ने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा था, tan थीटा के बराबर होता है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कि उसको आप dy बाई डी से भी निकाल सकते हो एट दैट पॉइंट। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है बाई चांस, मेरे को पता है। तो यू शुड नो dy बाई डी ऑफ अ फ्यू कॉमन फंक्शंस, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ dy बाई डी ऑफ अ फ्यू कॉमन फंक्शंस। dy बाई डी को y डैश भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ tan x, याद है आप सबको ना ये सब चीजें, साइन का कॉस, कॉस का, ये सब पता होगा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ना, लिख देता हूँ मैंने, पता नहीं क्लास में कब कौन बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है कॉस एक्स। फटाफट लिख दो, है ना। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। ओके, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, ये क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है sec x इंटू tan x, याद है ना सबको, पता नहीं याद हो कि sec x इंटू tan x, वैसे तो याद होना चाहिए आपको। और डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है 1 बाय एक्स। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है e टू द पावर x। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई बताएगा मुझे, किसी को याद है? a टू द पावर x भी पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, मेरे को बड़े अच्छे से याद है। x a x minus 1 नो, a टू द पावर x इंटू ln है, ये होता था, याद आ रहा है? अच्छा, एक ट्रिक होती है, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी डेरिवेटिव में माइनस साइन आता है ना। तो मेरे फिजिक्स वाले सर ने मेरे को बताया था ये चीज़, स्टार्टिंग में जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना तो पढ़ाया जाता है। तो वैसे बताया था जो भी सी से स्टार्ट होता है ना फंक्शन, cos x, cot x और cosec x, सब में माइनस आता है, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये लिख लो पहले, ये छोटे छोटे से आपको काम आएंगे। हालांकि आई एम वेरी श्योर कि आपको इनमें से एटलीस्ट 80% डेरिवेटिव्स तो याद होंगे पहले से। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा समझेंगे। क्या समझेंगे? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मस्ती के साथ समझना, एंजॉय करना है ना, बिल्कुल लोड लेके मत समझो। सर x की पावर में a जो आपने बताया वो नहीं समझे। मैंने a की पावर में x लिखा है,
x की पावर में नहीं लिखा है, अच्छा ओके ओके। a की पावर में x है। हम्म, अरे कोई भी नंबर, अरे e की पावर में x का डेरिवेटिव आप बड़े आराम से लिख देते हो, e की पावर x में डेरिवेटिव तो हर कोई लिख देगा, लेकिन अगर मैं 2 की पावर में x का डेरिवेटिव पूछ लूंगा तो ये लिख पाओगे आप? बताइए, गड़बड़ होगी ना अपने से। देखिए e की पावर x हो या कोई भी नंबर की पावर x हो, डेरिवेटिव तो हमेशा 2 की पावर x ही आएगा, वही चीज आएगी एज इट इज, लेकिन साथ में ना एक ln2 भी आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि नहीं आता है, यहाँ पर भी आता है, इधर भी ln e आता है साथ में, बट ln e 1 होता है e टू द बेस e, इसलिए हम उसको लिखते नहीं। ठीक है, तो ये आता है डेरिवेटिव। खैर मैंने आपको बता दिया है, मे भी इतना यूज ना आए इसका, मे भी आ जाए, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो दीज आर सम कॉमन डेरिवेटिव्स, इसको आप लिख लो, मैं आपको लिखने का समय दे रहा हूँ। sin x का cos x का माइनस sin x, जितने भी c से चालू होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब में नेगेटिव आता है। ठीक है, हाँ जी, प्लीज ये चीज लिख लो अच्छे से। मेरे को पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपने बहुत बहुत किया है, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पूरा का पूरा इंटीग्रेशन से ही निकलता है, हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास आपको इंटीग्रेशन से डेराइव कर करके बताया होगा, और इंटीग्रेशन लगाते तो अपने आप डिफरेंशिएशन भी आ जाता है, तो वो सब आपने किया है, आपको बहुत कुछ याद होगा। हालांकि उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स नहीं होते, बड़े आसान आसान होते हैं, मैं आसानी तो बता रहा हूँ, कौन सा मुश्किल बता रहा हूँ। चलिए आज अपन समझते हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब क्या होता है। ठीक है, समझना है ना, मस्ती के साथ समझना। देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि वी हैव अ ग्राफ, कुछ इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ग्राफ में बनाने जा रहा हूँ। you have something like this, लेट्स से ऐसा कुछ है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ दैट वी हैव, थोड़ा छोटा ही बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ऐसे पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा, मतलब ये एक हिल टॉप की तरह दिखाई देता है। एक साधारण सी लैंग्वेज में अगर आपको मैं बच्चों वाली लैंग्वेज में समझाऊंगा तो ये हिल टॉप की तरह दिखाई देगा, पीक की तरह दिखाई देगा। दिख रहा है यहां पर ना, ये पीक की तरह दिखाई देगा। ये जो सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा वो एकदम फ्लैट बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? पक्का? अच्छा, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है वहां पर टेंजेंट क्या बनता है, एकदम फ्लैट बनता है। लेकिन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से जस्ट पहले अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से जस्ट पहले, अभी मैं इतना जस्ट तो नहीं कर सकता हूँ, माइक्रोस्कोप थोड़ी ना है, थोड़ा सा इधर बनाता हूँ, तो ये ग्रीन वाली पॉइंट पर अगर मैं स्लोप बनाऊंगा तो वो स्लोप थोड़ा सा टिल्टेड बनेगा, और ये वाली लाइन को मैं सीधी लाइन बोलता था, याद है आपको? अच्छा, ये वाली लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, राइट। और जो रेड वाली लाइन है उसका स्लोप क्या है, इसका डेरिवेटिव, सॉरी इसका स्लोप जो है वो 0 है। ग्रीन वाली लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। अगर आपको पता ही नहीं है कि स्लोप क्या होता है तो फिर थोड़ी गड़बड़ है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा क्योंकि हम सब 11th क्लास पास तो किए ही, है ना। इससे थोड़ा सा आगे एक पॉइंट और ले लेता हूँ मैं, ऑरेंज, और उस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो ये वाला जो टेंजेंट आ रहा है वो तिरछा आ रहा है, मतलब ये वाली ऑरेंज लाइन का जो स्लोप रहा होगा वो नेगेटिव रहा होगा। चलिए, अच्छा जो स्लोप होता है वो होता क्या है, व्हाट इज स्लोप? अभी अभी तो समझाया मैंने आपको, स्लोप इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स। स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो पहले स्लोप ग्रीन था, फिर स्लोप रेड हुआ, और फिर स्लोप ऑरेंज हुआ। ठीक है, तो स्लोप बेसिकली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। सबसे पहले जो स्लोप था, देखिए ग्रीन वाला स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पहले स्लोप पॉजिटिव, फिर स्लोप हुआ नेगेटिव, फिर स्लोप हुआ, सॉरी ये 0 है, रेड वाला तो 0 है। पहले स्लोप था पॉजिटिव, फिर रेड वाला स्लोप जो है वो हो गया 0, और फिर ये ऑरेंज वाला स्लोप हो गया नेगेटिव। आपको इतना समझ में आता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप्स कब कब होते हैं? अच्छा, तो ऐसा पॉइंट, ये रेड पॉइंट जो है ना, ये जो रेड वाला पॉइंट है उसको हम एक ऐसा पॉइंट बोलेंगे, एक ऐसा पॉइंट x1 जिसके जस्ट पहले dy बाई डी एक्स पॉजिटिव था,
और जिसके जस्ट बाद dy बाई डी एक्स नेगेटिव हुआ है। मतलब स्लोप ने अगर पॉजिटिव से नेगेटिव, स्लोप अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है तो डेफिनेटली बीच में जीरो हुआ होगा। भाई साहब अगर स्लोप पॉजिटिव था और नेगेटिव हो गया है तो डेफिनेटली बीच में जीरो तो हुआ ही होगा ना। पॉजिटिव से नेगेटिव कूद के थोड़ी ना चला जाएगा, बीच में एक बार जीरो तो अटेन करेगा ही वैल्यू। ठीक है, तो वो जो जीरो वाला वैल्यू अटेन कर रहा है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब जहां पर dy बाई डी एक्स जीरो हो, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब जहां पर dy बाई डी एक्स अपना साइन प्लस से माइनस पे चेंज करता है। ठीक है, प्लस से माइनस पे चेंज करता है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। मैं आपको डेफिनेशन के हिसाब से कभी कुछ नहीं सिखाऊंगा, लेकिन डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले लिख लो आप यहाँ पे, फिर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि अभी पॉइंट ऑफ मिनिमा भी बचा हुआ है। समझना, ये पॉइंट x1 लिखा है मैंने यहाँ पे, ए लिख लो या फिर राइट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। तो देखो इधर पॉइंट x1 था, पॉइंट x1 के जस्ट पहले dy बाई डी एक्स वॉज पॉजिटिव, पॉइंट x1 के जस्ट बाद dy बाई डी एक्स वॉज नेगेटिव, तो बीच में डेफिनेटली जीरो हुआ होगा। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है स्लोप तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्या इसका क्या मतलब है जिंदगी में, समझाऊंगा। वो चीज मैंने आपको बताई ही नहीं है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों पढ़ रहे हैं, बस अभी सिखा रहा हूँ। इसकी मदद से अपन वन वन मैनी वन फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये पहला डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम बनाइए। अच्छा दूसरे डायग्राम से पहले लिख लो आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। dy by dx changes its sign from positive to negative. ठीक है, then the point is local maximum. ठीक है, अच्छा dy बाई डी एक्स इस x1 पॉइंट पर क्या होगा, जीरो, तो आप ये भी लिख लो, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो एट x1। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो अपने को इतना पता चल गया कि मैक्सिमा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। चलो आई होप समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसका पर्पस क्या है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आपको आई होप वही समझ में आ जाएगा। इसके बाद वाला जो पर्पस है वो अपन देखेंगे ना। तो अगला डायग्राम आएगा लोकल मिनिमा का। ठीक है, पहले समझते लोकल मिनिमा क्या होता है, फिर ये समझते कि लोकल मिनिमा पढ़ के क्या फायदा होगा, है ना। आप लोग कुछ और सोच रहे थे, चलिए। ये जो होता है ना वैली टाइप का जो आपकी सिचुएशन होती है वो होता है लोकल मिनिमा। दिख रहा है आपको, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट नीचे है इसलिए दिस इज लोकल मिनिमा। ठीक है, अच्छा मान लो एक ऐसा पॉइंट है हमारे पास x1, x1 पर ना स्लोप जो आएगा वो जीरो आएगा। मतलब x1 पर जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। तो x1 पर जो dy बाई डी एक्स आएगा वो जीरो आएगा। लेकिन x1 से जस्ट पहले जो dy बाई डी एक्स रहा होगा, x1 से जस्ट पहले जो dy बाई डी एक्स रहा होगा, जस्ट पहले कोई पॉइंट बनाओ, ये रहा पॉइंट, वहां पर आप dy बाई डी एक्स बनाओ, मतलब वहां पर टेंजेंट बनाओ। तो ये टेंजेंट सीधा है या तिरछा है, तिरछा है। तिरछा मतलब देखो इसको मैं सीधा बोलता था, ये वाली लाइन का स्लोप पॉजिटिव है इसलिए मैं इसको सीधा बोलता हूँ, और इसका स्लोप नेगेटिव है इसलिए मैं इसको तिरछा बोलता हूँ। और ये वाली स्लोप का, ये वाली लाइन का स्लोप जीरो है, सॉरी नॉट डिफाइंड है ना। अच्छा तो ये तिरछी लाइन होगी, ये तिरछी लाइन जो मैंने आपकी बनाई है इसका स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर dy बाई डी एक्स देखते हैं वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव।
तो अपने को समझ में आ रहा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा में होता क्या है। पॉइंट ऑफ मिनिमा में ये होता है कि अगर किसी पॉइंट पर स्लोप पॉइंट के पहले पॉजिटिव है और पॉइंट के बाद नेगेटिव है, पॉइंट के पहले पॉजिटिव है स्लोप और पॉइंट के बाद नेगेटिव है, तो बीच में डेफिनेटली जीरो हुआ होगा। समझ में आ रहा है आपको? पहले डायग्राम बनाओ, फिर मैं इस चीज को समझाता हूँ। इसको थोड़ा सा फील करते हैं अपन, है ना। आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा। हम्म, देखो स्लोप का पॉजिटिव से नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, अब इसको फील करो आप, है ना। एक काम करता हूँ, इसके लिए मुझे वीडियो ऑन करना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो अभी सामने दिखाई देगा, ठीक है। आई होप द वीडियो इज विजिबल। यस, देखो क्या होता है ना कि हमारे सामने ये मार्कर मार्कर मेरे पास हमेशा रहता है, ठीक है। एक और मार्कर है मेरे पास, कहाँ गया? कौन सा बेटर दिख रहा? वाइट। देखो यार, मान लो हमारे पास ये मार्कर है ना। अगर स्लोप नेगेटिव है, अब आपको उल्टा तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, आई होप आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा। देखो मान लो ये स्लोप नेगेटिव है, आपको भी सीधा ही दिखाई देना चाहिए। स्लोप नेगेटिव है, अब ये स्लोप नेगेटिव से नेगेटिव से नेगेटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो भाई साहब बीच में फ्लैट तो होगा ही होगा ना यार। ऐसा थोड़ी है कि एकदम से अदृश्य होके ये ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो धीरे 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 जा रहा है, ऐसा हो रहा है और फिर ये पॉजिटिव हो रहा है। और अगर पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है पहले, तो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो मतलब बीच में डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ्लैट हुआ होगा, और बीच में फ्लैट हुआ होगा वो वाला पॉइंट जो रहा होगा, वो वाला पॉइंट जो रहा होगा वो या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा। हम याद ऐसे रखते हैं कि अगर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जाए तो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। फोटो में देखो ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा में क्या हो रहा है, देखो इधर, हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, आ रही बात समझ में। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाए तो होता है मिनिमा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो होता है मैक्सिमा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है, तो इसको आप याद रखो बस इस तरह से। सर पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा ना? यहाँ पर हुआ क्या है, अच्छा पहले नेगेटिव था ना, देखो सही बोला आपने एक्चुअल में। देखो यहाँ पर आप है ना, सिर्फ और सिर्फ इधर डायग्राम पे देखो, ये ऑरेंज वाला लाइन जो है वो पहले था स्लोप, फिर रेड वाला हुआ, फिर ग्रीन वाला हुआ। एक्चुअली मैंने ये ऊपर वाले से देखना स्टार्ट कर दिया था। तो पहले स्लोप था नेगेटिव ऑरेंज, देखा डायग्राम में आपने ऑरेंज वाला, फिर स्लोप हुआ फ्लैट रेड वाला, फिर स्लोप हुआ पॉजिटिव ग्रीन वाला। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ, ये मैंने गलत बता दिया था, नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा आएगा, ठीक है। हालांकि हमने लिखा था सही एकदम, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो मिनिमा आएगा, ठीक है। तो मिनिमा की ये डेफिनेशन होती है कि स्लोप चेंज होता है। अच्छा देखो, इन सारी चीजों में ना एक चीज कॉमन हो रही है, ध्यान से समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर स्लोप चेंज होता है तो ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आता है। मतलब अगर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो ही आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। मैं इसको है ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा को हिंदी में घुमाव बोलता हूं। घुमाव का मतलब समझते हो? टर्न, TURN, टर्न। आपका कर्व टर्न तभी करेगा जब उसका स्लोप चेंज होगा। ध्यान से समझो इस चीज को, कर्व टर्न तभी करेगा जब उसका स्लोप चेंज होगा। भाई साहब अगर स्लोप ही चेंज नहीं होगा तो वो फ्लैट ही नहीं होगा कभी,
और फ्लैट नहीं होगा तो घूमेगा भी नहीं, अगर घूमेगा नहीं तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा कभी भी नहीं बनेगा, है ना। तो ये जो टर्न होता है ना, ये तभी आता है जब स्लोप चेंज हो रहा हो, मतलब dy बाई dx अगर चेंज होगा तभी टर्न आएगा। ये बात अभी आप चाहो तो हिंदी में लिख लो, dy बाई dx अगर चेंज होगा पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, इट डजंट मैटर कि पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर dy बाई dx चेंज होता है तो टर्न आएगा। और मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, आपको मजा आ जाएगा। और अगर टर्न आता है ना तो फंक्शन मिनिमम है, नहीं चमका, अगर टर्न आ गया तो फंक्शन मिनिमम है, और अगर टर्न नहीं आया तो फंक्शन मिनिमम नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, अगर मैं आपके सामने ये वाला ग्राफ बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से ना, मैंने आपके सामने अगर ये ग्राफ बनाया तो ये वाला ग्राफ 1 1 है या मैनी 1 है, बताइए। मैनी 1 है, क्यों? पहली बात तो आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, लेकिन उसको आप थोड़ा और हाईफाई इंग्लिश में समझाओगे ना, या हाईफाई मैथमेटिक्स में समझोगे, तो टर्न आने का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा तो आ रहा है ना। देख रहे हो आप, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कब आया, जब ये ग्राफ घूमा, ग्राफ घूमेगा तब जाके मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, समझ रहे हो आप। और ग्राफ घूमेगा नहीं तो मैक्सिमा मिनिमा आएगा ही, मतलब टर्न नहीं आएगा, जैसे कि ये वाला ग्राफ। तो अच्छा क्यों बन रहा है, जैसे कि आपके सामने मैंने ये वाला ग्राफ बना दिया, समथिंग लाइक दिस, ओके। बताइए, क्या इस ग्राफ में कोई, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, ऐसे पलट के नहीं आ रहा नीचे, पलट के नहीं आ रहा, ये ऊपर आकाशलोक तक जाएगा, ये ग्राफ ऊपर आकाशलोक तक जाएगा। बताओ ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है? फंक्शन तो 1 1 है, ये तो अपने को देख के ही समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे एक ही पॉइंट पे कट करेगा। लेकिन ना, अगर आप मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फंक्शन ऊपर जा रहा है, पलट के कभी नीचे नहीं आ रहा है। पलट के नीचे आता, पलट के नीचे आता, देखो इधर, तो यहाँ पर एक घुमाव आ जाता, टर्न आ जाता, और घुमाव आते ही फंक्शन देखो खट्टे से मैनी 1 हो गया, है ना, फंक्शन तुरंत मैनी 1 हो गया। आ रही बात समझ में आपको, ये पूरा फील करने का है। तो हम मैक्सिमा मिनिमा से बहुत कुछ समझ सकते हैं। अगर किसी, अब ध्यान से सुनना, फाइनल स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी फंक्शन में, टर्न है तो वो मैनी 1, टर्न नहीं है मतलब वो सीधे सीधे ऊपर जा रहा होगा या सीधे सीधे नीचे आ रहा होगा बिना घूमे, तो वो 1 1। तो थोड़ा सा मैं देसी भाषा में लिखता हूँ यहाँ पे ना, किताबों में ये लिखा नहीं होता है, इसलिए आप इससे टैली मत करना। फंक्शन में अगर टर्न आया तो फंक्शन मैनी 1 होगा, और फंक्शन में अगर टर्न नहीं आया, नो टर्न, तो इसका मतलब फंक्शन सीधे सीधे ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। जैसे ये बेचारा अभी टर्न नहीं किया होता तो ऊपर जाता, है ना, एकदम ऊपर जा रहा होता, उस केस में मैनी 1 1 होता। तो नो टर्न मतलब 1 1। अच्छा, इसको अपन है ना थोड़ी हायर मैथमेटिक्स में इसको अपन डिसॉल्व करते हैं। टर्न आने का मतलब क्या है? टर्न आने का मतलब ये है, टर्न आने का मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, समझ में आ रहा है आपने ना, टर्न तभी आएगा। इसको मैं और थोड़ी सी हायर मैथमेटिक्स में लिखना चाहूंगा। बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा कब आता है? मैक्सिमा मिनिमा कब आता है? जब dy बाई डी एक्स अपना साइन चेंज करे, देख रहे हो आप, dy बाई डी एक्स साइन चेंज करेगा तभी मैक्सिमा मिनिमा आएगा, है ना। रुको एक मिनट। तो dy बाई डी एक्स अपना साइन चेंज करेगा तो ही मैक्सिमा मिनिमा आएगा। तो dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन, आई डोंट केयर पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, आई डोंट केयर, साइन चेंज हुआ मतलब टर्न हो गया, टर्न हो गया मतलब मैनी 1 हो गया। आया समझ में? और नो टर्न मतलब 1 1। अच्छा, टर्न नहीं हो रहा है मतलब इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि dy बाई डी एक्स साइन नहीं बदल रहा है, dy बाई डी एक्स डज नॉट चेंजेस साइन,
ठीक है, dy by dx does not change sign, ग्रामेटिकल एरर, सही कर लो। वेट अ मिनट आर्या, इसको मैं एक बार कंक्लूड कर दूं। तो dy by dx does not change sign, ठीक है, अपने को इतना समझ में आता है। हाँ आर्या आप बोलो। सर ये तो लेकिन सिर्फ कंटिन्यूअस ग्राफ्स के लिए वैलिड है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यूस ग्राफ के लिए ही वैलिड है। हाँ, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ एक्स उसके लिए तो कोई नहीं, कर्व नहीं आएगा ना। कोई नहीं होगा, उनका तो dy by dx से नहीं होता भाई, GIF हाँ। होता है। तो बेसिकली जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं वो जनरली कंटिन्यूस ही होता है ना, तो उसकी टेंशन नहीं लो। तो मैं इस चीज़ को एक फाइनल टच दे देता हूँ कि dy by dx ने अगर साइन चेंज नहीं करा मतलब वो हमेशा या तो पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा है, या तो हमेशा नेगेटिव है कभी पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब उसमें कभी टर्न आएगा ही नहीं। हमेशा पॉजिटिव है मतलब तो हमेशा वो ग्रो करता रहेगा, है ना। और अगर हमेशा नेगेटिव है इसका मतलब हमेशा वो फॉल करता रहेगा। इस टाइप के फंक्शन को अपन कहते हैं। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है यार, रुको एक मिनट। मैंने अपना क्या है ना कि इन सब चक्करों के चलते मैंने एक और नंबर से ज्वाइन कर रखा है अपने आप को। आपकी बात सही है, जूम हो गया थोड़ा सा। दो मिनट रुक जाओ, अभी दिखेगा थोड़ा अच्छे से, हो सकता है। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया कि सेकंड वाला पॉइंट, फर्स्ट वाला तो लिख दिया मैंने, सेकंड वाले को थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख देता हूँ। इसको लिख लो यार यहाँ पे ना, dy by dx changes sign from negative to positive. dy by dx changes sign from negative to positive. ऐसा हुआ अगर, मतलब then it means maxima, ऐसा लिख दो, it means maxima, sorry minima. मिनिमा। और dy by dx जो होता है वो 0 होता है at x is equal to x1, that is point of minima. ठीक है, कंक्लूड कर ले आज की बात को। आज की बात यह है कि फंक्शन ने अगर, ग्राफ ने अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा शो कर दिया या पॉइंट ऑफ मिनिमा शो कर दिया तो ग्राफ मैनीवन होगा, एंड ऑफ द स्टोरी। आई रिपीट, ग्राफ ने अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा शो कर दिया तो ग्राफ में टर्न आ जाएगा। टर्न आ जाएगा तो इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनेगी वो दो पॉइंट पे कट कर सकेगी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है ना वो दो पॉइंट पे कट कर सकेगी। अगर टर्न नहीं आया तो वो एक ही लाइन पे कट कर पाएगी हमेशा। यस टेल मी, समझ में आ रहा है? तो क्या सीखा अपन ने? मैं अभी आपको लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं लिखवाना चालू करूंगा तो आपका लेक्चर खत्म ही नहीं होगा। मैंने आपको क्या सिखाया है कि फंक्शन में अगर मैक्सिमा मिनिमा आया, चाहो तो लिख लो इस बात को हिंदी में, मैंने तो खैर यहाँ पे बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखवा दिया। मैक्सिमा मिनिमा आया इसका मतलब dy by dx साइन चेंज कर रहा है। और मैक्सिमा मिनिमा आने का मतलब होता है ये, या तो हिल टॉप आना या तो हिल वैली आना, ऐसा कुछ। और ऐसा कुछ फिगर आएगा तो आपको डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लाइन मिल ही जाएगी जो दो पॉइंट पे कट करेगी। इस केस में मिल जाएगी तो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो dy by dx साइन चेंज करता है तो फंक्शन मैनी वन हो जाता है, और dy by dx साइन चेंज नहीं करता है तो फंक्शन वन वन। इस बात को अपन कल लिखेंगे। dy by dx अगर साइन चेंज नहीं करता है मतलब, इसका मतलब क्या होता है? dy by dx साइन चेंज नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है या तो सारी जिंदगी dy by dx पॉजिटिव रहा होगा, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। अरे इसी का मतलब तो होता है साइन चेंज करना। या तो सारी, ये मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन, नॉट रियल, डोमेन में जितने भी एक्स है उन सब के लिए हमेशा पॉजिटिव। या तो dy by dx सारी जिंदगी नेगेटिव रहा होगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है ना। इसी का मतलब तो होता है साइन चेंज नहीं होना, समझ रहे हो? तो हम लोग क्या करेंगे आज के बाद से, dy by dx निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो हमेशा पॉजिटिव है। अगर वो हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन इस केस में इंक्रीजिंग कहलाता है, मतलब हमेशा ऊपर जा रहा है, कभी भी नीचे आ ही नहीं रहा है। और नीचे नहीं आ रहा तो टर्न नहीं है, और टर्न नहीं है तो वन वन। ठीक है,
इसको अपन कल डिटेल में देखेंगे, अभी मैंने आपको सिर्फ हल्का सा हिंट दिया है, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में। इसको लिख लो, कॉपी कर लो, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना। dy/dx मेथड को अपन डिटेल में तो कल ही देखेंगे, आज मैंने आपको बस 20% समझाया है। कल अपन क्वेश्चन करेंगे, और लेक्चर्स मिस मत करना एक भी, अनलेस अनटिल इट्स एन इमरजेंसी। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, समझ में नहीं आते बाद में। कोई डाउट हो तो मैं अभी ऑनलाइन हूँ, पूछ लो मेरे से, ठीक है। इसको बैठ के खाली टाइम पे अभी रिवाइज करना अच्छे से, ये जो भी लिखा है मैंने आपके सामने ना, ये वाली स्क्रीन, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, इसको बैठ के अभी अच्छे से रिवाइज करना। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, टिल देन बाय एवरीवन। एंड आपका जो होमवर्क रहेगा दैट विल बी फ्रॉम आर डी शर्मा, ठीक है, जैसा कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था। तो क्या आप सबके पास आर डी शर्मा है? होनी चाहिए। सर आर डी शर्मा नहीं है सर। वन सेकेंड, हाँ अब बोलो क्या? आर डी शर्मा नहीं है सर। आर डी शर्मा नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। मैं आर डी शर्मा खोल रहा हूँ, रुको एक मिनट। ऐसा लग रहा है मैं पहली बार खोल रहा हूँ अपनी आर डी शर्मा। मेरा बनता है ना, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आर डी शर्मा इट्स अ मस्ट, प्लीज बाय इट। आप जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको स्टेट बोर्ड की बुक से होमवर्क दूंगा मैं। अच्छा यार, फिर मेरे को दो दो बुक देखनी पड़ी, कल देते हूँ, मतलब मैं आपको व्हाट्सएप पे देता हूँ होमवर्क, है ना। एक बार मुझे याद दिला देना अगर बाय चांस मैं भूल जाता हूँ तो, ठीक है। तो जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई विल सेंड यू द एंटायर पीडीएफ बाय आर डी शर्मा बुक, ठीक है। अगर जैसे किसी के पास आर डी शर्मा नहीं थी तो खरीद लो उसको, है ना। डोंट वेट फॉर क्विज। क्विज में तो अपन ने जीएन बर्मन रखी थी। अच्छा हाँ, एक जो पिछला क्विज था उसमें मैंने, अद्वैत आपके पास नहीं ना, चलो आपको मैं आर डी शर्मा भेज दूंगा, आपका पेंडिंग है। बाकी सबको मैंने भेजा है, साला कोविड की वजह से यहाँ अटका हुआ है, कोई बात नहीं। सी यू ऑल टुमारो। सर हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वो मेरे एड्रेस में ना थोड़ा सा फॉल्ट था। भेजो मेरे को फिर से आज अभी, है हाँ ना, सर। याद से भेजना। हाँ हाँ लोग सर। जो भी टॉप 5 थे उसमें से जिसने नहीं भेजा है वो भेज देना, जिसने भेजा है उनको तो हो चुका है डिलीवर, मतलब कोरियर हो चुका है। मिल जाएगी, ठीक है, समय पे मिल जाएगी, डोंट वरी। सर मुझे भी लेनी पड़ेगी आरती शर्मा? आप स्टेट बोर्ड में हो या फिर सीबीएसई में हो? स्टेट बोर्ड। नो, फिर तो बिल्कुल मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेट बोर्ड की बुक ले लो, उससे काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। ये स्टेट बोर्ड वाले बच्चे आर डी शर्मा ना करे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई वालों के लिए इट इज अ मस्ट, बिल्कुल ले लो, खरीद लो, है ना, बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है अपने को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कौन सी वाली? आर डी शर्मा ये वाली देखो, मैं दिखा देता हूँ वीडियो ऑन करके यार। अब पता नहीं आजकल इसका कवर चेंज हो गया है। ये वाली जो आर डी शर्मा है ना, ये दिस वन, ये आया करती थी, ये पता नहीं कौन सा एडिशन है, मैंने आज तक खोली नहीं है, लेकिन जेई वाली है क्या वो? अरे नहीं नहीं नहीं, जेई वाली नहीं, बोर्ड्स वाली एनसीईआरटी वाली। ओह हाँ। अभी अब कवर चेंज हो गया उसका, तो देख लेना आप लोग, है ना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे जरूर बात करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। कुछ पूछना तो पूछ ले, मैं ऑनलाइन हूँ।